18 जनवरी 2025 हैदराबाद के मीरपट पुलिस स्टेशन में अचानक गुरुमूर्ति अपनी ससुराल वालों के साथ पहुंचा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। पुलिस ऑफिसर से उसने कहा, सर मेरी वाइफ माधवी घर से गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। पुलिस ने डिटेल पूछी तो माधवी की मां ने बताया कि 16 जनवरी को जब उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया तो फोन नहीं उठा। उन्हें लगा शायद संक्रांति फेस्टिवल की वजह से वो घर के काम में बिजी होगी, लेकिन पूरा दिन बीत गया और कोई कॉल बैक नहीं आया। अगले दिन भी कॉल किया मगर बात नहीं हो पाई, जबकि यूजुअली ऐसा दिन कभी नहीं होता था जब माँ और बेटी की बात ना हो। यहीं से उनको चिंता होने लगी। हाल जानने के लिए उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति को कॉल किया, लेकिन गुरुमूर्ति ने जो बताया उनसे उनकी टेंशन और बढ़ गई। उसने कहा, माधवी मुझसे लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चली गई है। मुझे लगा अपने मायके गई होगी। 1-2 दिन बीत चुके थे, ना वो मायके पहुंची ना किसी को फोन किया। पेरेंट्स को डर लगने लगा कि कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। अगर कोई अपना अचानक गायब हो जाए तो बेचैनी होना नॉर्मल है, लेकिन जब सवालों के जवाब ना मिले तो शक और गहराने लगता है। यही वजह थी कि माधवी के पेरेंट्स तुरंत नंदयाल से करीब 300 किलोमीटर दूर जिल्लेलागुड़ा पहुंचे और दामाद के साथ पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। शुरुआत में तो ये केस एक सिंपल मिसिंग रिपोर्ट लग रहा था, लेकिन क्योंकि माधवी को लास्ट टाइम गुरुमूर्ति ने ही देखा था, इसलिए पुलिस ने सबसे पहले उसी से पूछताछ की। उसने बताया, माधवी अपने मायके जाने की जिद कर रही थी, लेकिन मैं चाहता था कि संक्रांति फेस्टिवल सब लोग मेरी सिस्टर के घर सेलिब्रेट करें। मेरे बच्चे भी वहीं अपनी बुआ के घर रुके हुए थे, इसलिए मैंने उसे रोक दिया, लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्से में घर छोड़ चली गई। मैंने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। तेलंगाना में संक्रांति का त्योहार पूरे 6 दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे फेस्टिव के बीच वाइफ का यूं नाराज होकर जाना गुरुमूर्ति के मुताबिक उसे भी गुस्सा दिला गया और उसने उसे नहीं रोका। उसने पुलिस को फर्दर बताया कि जब घंटों बाद भी वो वापस नहीं आई तो मैं रात में बच्चों को अपनी बहन के घर से लेने चला गया। जब बच्चों ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो मैंने कह दिया कि माँ अपनी फ्रेंड के घर चली गई है ताकि बच्चे परेशान ना हो। मुझे लगा बच्चे की वजह से वो खुद ही वापस आ जाएगी, इसलिए मैंने ज्यादा सर्च नहीं किया। अगले दिन सुबह उसने माधवी को फोन किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। उसे लगा शायद गुस्से में उसने अपना फोन बंद कर लिया होगा। इसके बाद वो रोज की तरह DRDO टाउनशिप कंचनवाद में अपनी सिक्योरिटी गार्ड जॉब पर चला गया। शाम को शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो घर लौटा तो उसे उम्मीद थी कि माधवी लौट आई होगी, लेकिन घर खाली था और फोन अब भी नॉट रीचेबल बता रहा था। उसी समय अचानक उसकी सास की कॉल आ गई। उनकी आवाज से ये साफ था कि वो अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। गुरुमूर्ति और माधवी के पेरेंट्स के स्टेटमेंट से पुलिस को ये केस सिर्फ एक मिसिंग कंप्लेंट लगा। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अब एक ऐसा राज सामने आने वाला था जिसने सिर्फ मीरपट ही नहीं बल्कि पूरी कंट्री को शॉक कर दिया। गुरुमूर्ति की शादी माधवी से 2012 में हुई थी और शादी के बाद दोनों आंध्र प्रदेश के प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में सेटल हो गए थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उस समय गुरुमूर्ति आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर थे और माधवी होम मेकर थी। 17 साल की सर्विस के बाद 2020 में गुरुमूर्ति ने रिटायरमेंट ले लिया और अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद कॉलोनी में शिफ्ट हो गया। वहां वो एक 2 मंजिला घर में रेंट पर रहने लगा। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले गुरुमूर्ति के नेबरहुड में रहने वाले लोगों से पूछताछ शुरू की। वहां से उन्हें पता चला कि वहां से किसी ने भी माधवी को नहीं देखा था। इनफैक्ट मोहल्ले के लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि माधवी मिसिंग है। रीजन ये था कि संक्रांति की वजह से कुछ लोग अपने गांव गए हुए थे और जो लोग कॉलोनी में मौजूद भी थे उन्हें गुरुमूर्ति की फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं था, क्योंकि 5 साल से यहाँ रहने के बावजूद गुरुमूर्ति और उसकी फैमिली किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी
दूसरों के बच्चों के साथ ना तो खेलते थे, न ही किसी तरह की दोस्ती थी। उनका इतना रिजर्व रहना पुलिस के लिए भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन इससे भी ज्यादा शॉकिंग और अजीब खुलासा पुलिस के सामने आने वाला था, जिसकी कल्पना ना तो पुलिस ने की थी और ना ही माधवी के फैमिली मेंबर्स ने। माधवी के मामा, जिन्होंने पुलिस स्टेशन में आकर इस केस से जुड़े कुछ राज ऐसे रिवील किए जिसने सबको हैरानी में डाल दिया। उन्होंने बताया कि माधवी अब कभी नहीं लौटेगी, क्योंकि गुरुमूर्ति ने उसे मार डाला है और ये सब गुरुमूर्ति ने खुद उनसे कहा था। वैसे भी ऐसे केसेस में पहला शक हमेशा विक्टिम के पार्टनर पर ही जाता है, इसलिए उनकी बातों में कितना ट्रूथ है, इसे जानने के लिए पुलिस ने जेलाला गुड़ा में चल रही इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया। पुलिस की नजर गुरुमूर्ति के घर के सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। सच की तलाश में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया और पाया कि 15 जनवरी की रात 10:41 पर गुरुमूर्ति और माधवी साथ में घर आते दिख रहे थे। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि आगे की डेट्स की किसी भी फोटोज में माधवी घर से बाहर निकलते नहीं दिखी। यानी माधवी घर के अंदर तो गई थी पर कभी घर से बाहर नहीं आई। पुलिस को लग गया कि शायद वही घर में कुछ गड़बड़ हुआ है। माधवी के मामा के दिए बयान के साथ पुलिस के सामने कई सवाल थे। अगर माधवी 16 जनवरी से गायब थी तो फिर गुरुमूर्ति ने मिसिंग रिपोर्ट फाइल करने में इतनी देर क्यों की? और अगर माधवी बाहर नहीं गई तो आखिर वो कहाँ थी? क्योंकि उस घर में जाने और निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। पुलिस कई दिनों तक केस की डीप जांच करती रही, हर कोने में सबूत सर्च करती रही, लेकिन फिर भी कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि माधवी के गायब होने में गुरुमूर्ति ही इन्वॉल्व है, सिवाय माधवी के मामा के स्टेटमेंट के, जिसने सबके सामने सच रिवील किया। इन सभी सवालों के जवाब के लिए पुलिस गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उससे इंटरोगेशन शुरू करते हैं। पुलिस ने प्लान बनाया कि वो गुरुमूर्ति से कहेंगे, हम जानते हैं तुमने ही अपनी वाइफ को गायब किया है, सारे प्रूफ हमारे पास हैं, अब तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है। शुरुआत में गुरुमूर्ति पुलिस को बार बार मिसलीड करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस प्रेशर डालती है तो वो टूटकर सच बोलने लगता है। और जो उसने कहा वो सिर्फ कन्फेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा ब्रूटल कहानी थी जो दिखाती है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। गुरुमूर्ति पुलिस को बताता है कि 16 जनवरी की सुबह 8 बजे से ही माधवी फिर से अपने घर जाने की जिद कर रही थी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो अपने घर नहीं जाएगी, बल्कि उसकी बहन सुजाता के घर जाएगी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। यहाँ तक सब वैसे ही हुआ जैसा गुरुमूर्ति ने पहले पुलिस को बताया था, लेकिन इसके बाद चीजें पूरी तरह से बदलने वाली थी। गुरुमूर्ति आगे बताता है कि बहस धीरे धीरे और ज्यादा हीटेड हो गई और गुस्से में माधवी ने गुरुमूर्ति से कहा कि वो उससे डिवोर्स लेना चाहती है और अपना मंगलसूत्र निकालकर उसके मुंह पर मार दिया। गुरुमूर्ति जो पहले से ही बहुत गुस्से में था, अब उसकी ईगो भी हर्ट हो गई और वो अपना आपा खो बैठा। उसने पास में रखा टेबल लैंप उठाया और माधवी के सर पर मार दिया, जिससे माधवी जमीन पर गिर गई और तुरंत अनकॉन्शियस हो गई। और उसकी उखड़ती सांसों में उसने उसका गला जोर से दबाना शुरू किया और तब तक नहीं रुका जब तक माधवी की मौत नहीं हो गई। अपनी वाइफ को मौत के घाट उतारने के बाद उसे डर लगने लगा कि कहीं उसके बच्चे जो उस वक्त अपनी आंट के घर थे इस बारे में न जान जाएं। इसलिए उसने सोचा कि किसी भी तरह माधवी की बॉडी को डिस्पोज करना होगा, लेकिन ऐसा कि कभी किसी को माधवी की लाश ना मिले, क्योंकि बिना डेड बॉडी के इस क्राइम को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। माधवी को मारने के बाद वो अपने बचने की प्लान सोच ही रहा था, जब ही उसकी नजर मोबाइल पर गई। गुरुमूर्ति ने इंटरनेट पर ऐसे तरीके सर्च करना शुरू कर दिए जिससे वो हाउस होल्ड में मौजूद चीजों का इस्तेमाल करके माधवी की बॉडी को डिस्पोज कर सके। घंटों सर्च करने के बाद आखिरकार उसने माधवी की लाश बाथरूम में ले जाकर उसके कपड़े उतारे और फिर किचन नाइफ से बॉडी को अलग अलग 4 हिस्सों में काटकर छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। कुछ टुकड़ों को उसने वाटर हीटर में उबाला, कुछ को सीधा स्टोव पर रोस्ट किया और कुछ को कुकर में बॉईल करना शुरू किया। गुरुमूर्ति के अंदर का इंसान तो
कब का मर चुका था, क्योंकि जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के इतने साल बिताए थे, उसके साथ ऐसा सलूक सिर्फ एक मॉन्स्टर ही कर सकता था। उबलने की वजह से मांस आसानी से हड्डियों से अलग हो जाता है और फिर गुरुमूर्ति ने सॉफ्ट हड्डियों को मोर्टल में पीसकर पाउडर बना लिया, जिसे कई बार वो टॉयलेट में फिलस करता। वहीं हड्डी के चूरे को पैंट की जेब में डालकर घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर जिल्लेलागुड़ा नदी में जाकर फेंक देता। बॉडी को पूरी तरह से डिस्पोज करने के बाद वो घर वापस लौटता है और डिटर्जेंट और फिनाइल से तब तक घर की सफाई करता है जब तक खून के सारे निशान पूरी तरह मिट ना जाएं। इसके बाद घर में फैली बैड स्मेल हटाने के लिए हर जगह वो रूम फ्रेशनर से स्प्रे कर देता है। इतना सब कर लेने के बाद गुरुमूर्ति अब किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने घर का हर कॉर्नर चेक किया, ये मेक श्योर करने के लिए कि कहीं कुछ बचा ना हो। सर्टिफाइड होने के बाद उसने उस बेडरूम को लॉक कर दिया जहां उसने लाश काटी थी, और अब माधवी का नामो निशान मिटाने के बाद वो देर रात अपनी बहन के घर जाकर अपने बच्चों को वापस लाता। पूरा इंसिडेंट गुरुमूर्ति ने बिना किसी रिमोर्स और गिल्ट के पुलिस के सामने कन्फेस कर दिया। गुरुमूर्ति के कन्फेशन के बाद पुलिस की टीम तुरंत उस घर में जाकर एविडेंस कलेक्शन शुरू कर देती है। टीम ब्लू टेक्नोलॉजी का यूज करती है ताकि क्राइम सीन पर मौजूद ब्लड स्टेन्स, फिंगरप्रिंट या बॉडी फ्लूइड्स को स्पॉट किया जा सके, जो कोई भी नॉर्मल पर्सन की आंखें नहीं देख सकती। 3 घंटे घर में जांच करने के बाद एफएसएल की टीम को बाथरूम में कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, जिन्हें फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा पुलिस गुरुमूर्ति के घर से नाइफ, स्टोव, बकेट जैसे कुल 16 एविडेंस इकट्ठे कर उन्हें भी जांच के लिए भेज देती है। पुलिस की एक टीम ने जिल्लेलागुड़ा रिवर में कई दिनों तक माधवी की बॉडी के रिमेन्स को एक्सटेंसिवली सर्च किया। पुलिस ने बताया कि कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो मिल गए थे, लेकिन गुरुमूर्ति पहले भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार उन्हें मिसलीड कर चुका था। इसलिए पुलिस गुरुमूर्ति को सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार क्राइम रिकंस्ट्रक्शन के लिए ले जाती है। गुरुमूर्ति के इस ब्रूटल क्राइम की सजा छोटे बच्चे भुगत रहे थे जो अपनी मां को खो चुके थे। पुलिस जब उन बच्चों से सवाल करती है तो वो बताते हैं कि जब उनके पिता उन्हें घर लेकर आए थे तो घर में एक वियर्ड स्मेल आ रही थी और उनकी मां कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बच्चों को ये नहीं पता था कि उनकी मां को मारने वाला वही था, उनका खुद का पिता। इसलिए जब बच्चे गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि उनकी मां कहाँ है, तो वो झूठ बोल देता है कि उनकी मां अपनी फ्रेंड के घर गई हुई है। बच्चों से क्वेश्चनिंग के बाद पुलिस बच्चों और माधवी की मां के डीएनए सैंपल लेकर जांच के लिए भेज देती है, ताकि क्राइम सीन पर मिले ब्लड सैंपल और डीएनए से उन्हें मैच किया जा सके। इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करने के बाद पुलिस का मानना है कि ये क्राइम मोमेंट ऑफ एंगर में नहीं हुआ, बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। पुलिस का कहना है कि गुरुमूर्ति पहले से ही माधवी को मारने के इंटेंशन में था और सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था, और यह मौका उसे संक्रांति फेस्टिवल के समय मिला, जब आसपास के लोग, मकान मालिक सब अपने गांव चले गए थे। गुरुमूर्ति सारी प्लानिंग कर चुका था, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो माधवी को घर पे मारता तो उसके बच्चे भी इस मर्डर के आई विटनेस बन जाते। इसलिए गुरुमूर्ति बच्चों को 14 तारीख को ही अपनी बहन के घर छोड़कर माधवी के साथ अकेला घर लौट आता और फिर मौका पाकर इस ब्रूटल क्राइम को अंजाम देता है। और अब ब्लड सैंपल के डीएनए रिपोर्ट भी आ गए थे, तो माधवी के पेरेंट्स को लगा कि शायद उनकी बेटी को कहीं छुपा रखा गया है या कुछ हुआ होगा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि गुरुमूर्ति ने उसे मार दिया था और फिर उसकी बॉडी को काटकर डिस्पोज कर दिया। घर वाले इस खबर को सुनकर इमोशनली टूट चुके थे और सबका रो रो कर बुरा हाल था। सोचिए उस आदमी ने अपनी ही वाइफ को सिर्फ गुस्से और ईगो के चलते मार डाला और फिर उसके 70 से ज्यादा टुकड़े कर बॉडी को डिस्पोज कर दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने 2 छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं रखा
जो उस समय अपनी बुआ के घर में थे और घर में खेलते खेलते अपनी माँ को देख नहीं पाए। उनके लिए माँ का एब्सेंस सिर्फ एक सवाल बन गया, पर उन्हें कभी नहीं पता चला कि उनकी माँ के साथ क्या हुआ। यह केस हमें ये सिखाता है कि ईगो, जेलस और अनकंट्रोल एंगर इंसान को कितना भयानक हद तक गिरा सकते हैं। सिर्फ एक पल का गुस्सा जिंदगी के सबसे करीबी रिश्तों को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, प्यार, भरोसा और समझदारी ही वो वैल्यू है जो आपके घर और परिवार को सुरक्षित रख सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।